दोस्तों, हम लोग 12th का पिछले क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट के बारे में। उसका एक्सपेंशन किस तरह करते हैं हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनेंट कौन कौन सा प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब डिटर्मिनेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब उसको हम लोग सवाल सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, सिर्फ यहाँ पे हम लोग रो का नहीं बात बोल रहे हैं, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम यदि कंप्लीटली जीरो है, मतलब उसका सारा एलिमेंट जीरो है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इफ ए डिटर्मिनेंट हैव एनी रो और कॉलम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलम, तो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम यदि कंप्लीटली जीरो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए 3x3 का, तो 3x3 में क्या हो गया, इसका तीनों पहला जो रो है, रो 1 है, उसका तीनों एलिमेंट क्या है, 0 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह 2x2 में भी देख सकते थे हम लोग, यदि कोई भी एक रो 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब ये वैल्यू 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यदि हम देखें तो इसके अलोंग यदि हम एक्सपेंशन करते हैं, रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते थे, 0 इंटू इसका माइनर, मतलब को फैक्टर यहाँ पे, फिर इस तरह करके 0, फिर यहाँ पे, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 होगा तो हमेशा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी वो बोलता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा इफ वी टेक ट्रांसपोज। अब यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम लोग को एक डिटर्मिनेंट लिए, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक डिटर्मिनेंट लिए 3x3 का। अब इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब है, इसको यदि हम लोग डेल्टा बोल रहे हैं और इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब यह है कि इसका जो पहले रो था उसको हम लोग क्या बना दिया, कॉलम बना दिए। तो देखिए A1 A2 A3 का पहला रो 1 था, अब इसका ये कॉलम बन चुका है A1 A2 A3, जो रो में लिखा हुआ था उसको क्या किया हम लोग, कॉलम में लिख दिए। अगला जो था B1 B2 B3 रो में था, उसको भी क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिए। C1 C2 C3 जो रो में था उसको कॉलम में लिख दिए। मतलब ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है कि जो पहले रो में लिखा हुआ था उसको अब हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम में लिख देंगे। तो इस दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ट्रांसपोज को हम लोग डैश से भी डिनोट कर सकते हैं कभी कभी, मतलब कोई बुक में लिखा हुआ रहता है, डैश से डिनोट किया हुआ रहता है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो ट्रांसपोज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। अब सेम क्यों होगा, क्योंकि पहले जो R1 में था वो C1 में चल गया, तो जो एक्सपेंशन करेंगे पहले जिस तरह हम R1 के अकॉर्डिंग कर रहे थे उसी तरह यदि कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो वैल्यू तो हम लोग का सेम ही रहेगा ना। इसलिए ये बोलता है कि यदि हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, वैल्यू सेम होता है डिटर्मिनेंट का। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है मेरा अगला प्रॉपर्टी बोलता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ हम लोग के पास और उसका दो रो जो है वो सेम लिखा हुआ है या फिर दो कॉलम सेम लिखा हुआ है, दो रो सेम है या फिर दो कॉलम सेम लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 0 हो जाएगा। दो रो या फिर दो कॉलम यदि सेम है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू 0 किस तरह होगा, पहला एक तरीका हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 लिखा हुआ मान लेते हैं, तो ये दोनों रो क्या है, सेम है यहाँ पे, तो दोनों रो सेम है, तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे यदि हम एक्सपेंशन इसका करते हैं तो क्या लिखते हैं, A1 इंटू इस दोनों का मल्टीप्लाई 6 - 6 माइनस A2, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 3 - 3 प्लस A3, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 - 2। तो इस तरह के केस में क्या होगा कि ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। जब हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज या फिर कॉलम आर आइडेंटिकल
then their value must be 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि कोई डिटर्मिनेंट है उसका यदि कोई दो रो या फिर दो कॉलम यदि आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा है, सेम है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगले प्रॉपर्टी में देखते हैं हम लोग। ये था। अब इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक तरह से बोल रहे हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मतलब डिटरमिनेंट का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर से। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि देखिए पहले मेरे पास डेल्टा जो दिया हुआ है वो है हम लोग के पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये दिया हुआ डेल्टा। अब इसमें क्या किए हम लोग? मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए किसी स्केलर से। तो किसी स्केलर से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मान लीजिए k से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो k डेल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो k का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में देखते हैं कि यदि मैट्रिक्स दिया हुआ हम लोग के पास, कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, तो उसमें यदि लिखा हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, ये मैट्रिक्स के केस में यदि दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? यदि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी कांस्टेंट नंबर से, तो ये जो नंबर है वो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब k1 ka2 ka3 इस तरह करके kb1 kb2 kb3 फिर kc1 kc2 और kc3, ये हो जाता है मैट्रिक्स के केस में। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में क्या होता है? यदि हम कोई भी कांस्टेंट से या फिर कोई भी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मतलब इस तरह बोल सकते हैं ka1 ka2 ka3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ पे हम क्या किए? सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई किए हम लोग। इसको हम लोग कॉलम में भी कर सकते थे, इस कॉलम में भी कर सकते थे, इस कॉलम में भी कर सकते थे, इस कॉलम में भी कर सकते थे, या फिर इस रो में कर सकते थे या फिर इस रो में कर सकते थे, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में कर सकते थे। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि k यदि हम लोग यदि सब में रहेगा, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में सारा एलिमेंट में k रहेगा, तो हम उस k को क्या कर सकते हैं? बाहर भी कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं हम लोग a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। उसमें क्या बता रहा है कि यदि हम लोग किसी नंबर, मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसमें यदि हम लोग कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा? किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे हम लोग कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो is multiplied by the same number k, then the determinant is multiplied by that number, मतलब उसी k नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास लिखा हुआ है 2 4 6 8, एक डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें यदि ध्यान से हम लोग देखें तो इसका वैल्यू अभी कितना होगा हम लोग के पास? 8 2 16 माइनस 24 कितना होगा हम लोग के पास? -8। अभी हम लोग क्या बोले कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर पढ़े, तो इसको यदि हम लोग उल्टा देखते हैं तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इस रो को हम लोग देख रहे हैं, अभी ध्यान से पहला रो को देख रहे हैं, तो 2 यहाँ पे भी है और 2 इसमें भी है, क्योंकि 4 जो है 2 का मल्टीपल है। तो 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो कितना होगा हम लोग के पास? 1 2 6 8। अभी भी इसका वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं होगा। देखिए इसका यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 8 माइनस 12 कितना होता है? -4, और शुरू में क्या लगा हुआ है 2, तो कितना आ जाएगा हम लोग का? -8 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद।
या फिर हम लोग क्या कर सकते थे इसमें, ये जो है यदि इसको हम लोग देखें ध्यान से इस कॉलम को, तो यहाँ पे भी 2 और 8 है, मतलब यहाँ से भी हम लोग 2 को क्या कर सकते थे, बाहर कर सकते थे। मतलब 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते थे हम लोग 1 6 तो था, चेंज कहाँ से होगा, इस रो से हम इस कॉलम से हम लोग 2 को बाहर किए, तो यहाँ पे कितना बचता 1 और यहाँ पे कितना बचता हम लोग पास 4। देखिए इस केस में भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे हम लोग कितना आएगा 4 माइनस 6 मतलब कितना आया -2, और स्टार्टिंग में कितना था हम लोग 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा फिर से -8। अभी हम लोग एक केस और कर सकते थे, यहां से भी कॉमन ले सकते थे हम लोग, यदि इस रो से हम लोग कॉमन लेते 2, क्योंकि 6 और 4 है तो 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन लेते तो क्या आता हम लोग पास 2 इंटू 2 हो जाता, यहाँ पे हो जाता हम लोग का 1 1, यहाँ पे हो जाता हम लोग का 2 3 जा 6 2 2 जा 4। अभी भी जो वैल्यू आएगा हम लोग के पास वो -8 ही आएगा। यहाँ से यदि हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 2 - 3, तो 2 - 3 कितना हो गया -1, और यहाँ पे कितना है हम लोग पास 8, तो 8 इंटू -1 कितना आ गया हम लोग पास -8। तो किसी भी केस में वैल्यू डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं हुआ हम लोग के पास, मतलब जस्ट यदि कॉमन ले रहे हैं या फिर, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यदि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो या तो किसी एक रो में हो रहा है या फिर किसी एक कॉलम में ही हो रहा है कंप्लीटली, और यदि कॉमन भी ले रहे हैं हम लोग तो किसी एक रो से कॉमन ले रहे हैं या फिर किसी एक रो कॉलम से कॉमन ले रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी करना है तो किसी एक रो में होगा या फिर एक कॉलम में होगा, और यदि कॉमन लेना होगा तो भी किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी में हम लोग लिख लेंगे कि इफ एनी 2 रो और कॉलम, यदि कोई भी 2 रो या फिर कॉलम कोई भी डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जो ओरिजिनल है उसका नेगेटिव साइन होता है। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ इट्स ओरिजिनल वन। तो इसमें हम लोग जो अगला प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है हम लोग के पास कि यदि कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा माइनस साइन के साथ आएगा ओरिजिनल का। मतलब कहने का मतलब है हम लोग के पास जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिखा हुआ है, C1 C2 C3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसका वैल्यू यदि हम लोग के पास डेल्टा है, यदि इसका वैल्यू हम लोग के पास डेल्टा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम, मतलब किसी 2 रो को या फिर किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक को फिक्स रख रहे हैं। तो इस केस में मान लिए कि C1 C2 C3 जो था वो फिक्स था मेरा, तो C1 C2 C3 फिक्स था, तो कोई भी 2 रो, तो इस दोनों रो को क्या कर दिया हम लोग इंटरचेंज कर दिए, मतलब पहले जो यहाँ था उसको यहाँ भेज दिया और पहले जो वहां था वो उसको ऊपर भेज दिया। मतलब इसको पहले रो 2 था तो इसको रो 1 बना दिया, ये रो 1 था तो इसको रो 2 कर दिए। मतलब यहां से ये B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। इसका जो वैल्यू होगा, इसका यदि वैल्यू डेल्टा था तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा हो जाएगा। इसका वैल्यू यदि डेल्टा था तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग आता है 1 2 3 4 5 3 2 4 7 इस तरह का कोई वैल्यू लिखा हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 35 माइनस 12 माइनस 2 इंटू 28 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 10। ये जो है वो हम लोग एक्सपेंशन से किए हैं, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। यदि ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हम लोग एक्सपेंशन किस तरह से किए हैं उसको देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग पास 35 माइनस 12, तो यहाँ पे यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, मतलब 23 और इंटू 1 तो 23 ही होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग पास 28 माइनस 6 कितना हो गया हम लोग पास 22 इंटू -2 कितना हो जाएगा
-44 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 10 कितना हम लोग के पास 6 प्लस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये प्लस साइन के साथ है और ये प्लस साइन के साथ है, तो दोनों ऐड होगा और उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो 23 प्लस 18, तो 23 प्लस 10 हो गया 33 और 8 हो गया लगा 41 माइनस 44 कितना हो जाएगा लगा -3। तो देखिए इस केस में कितना है हम लोग के पास -3। अब क्या करेंगे हम लोग, यदि किसी क्या किए थे हम लोग, कोई भी दो रो या फिर कोई दो कॉलम को क्या कर दिए थे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग के पास 247 को हम लोग फिक्स रख दिए, इंटरचेंज मतलब इस दोनों को इंटरचेंज कर दिए। तो यहाँ पे हो गया हम लोग 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ हो गया हम लोग 1 2 3। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस साइन के साथ, मतलब उसका वैल्यू कितना आना चाहिए माइनस ऑफ -3 मतलब +3 आना चाहिए। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व उसी तरह करेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 2 14 -12 -5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 7 - 6 के साथ, यहां से 7 - 6 फिर +3 का मल्टीप्लाई 4 - 4 के साथ, +3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग 4 - 4 के साथ। तो ये 4 - 4 0, तो ये तो खत्म हो गया। यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 4 टाइम्स 14 - 12 कितना हो जाएगा 2, तो 2 4 जा हो गया 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 - 6 1, तो -5, तो कितना आ गया हम लोग 3। तो यही बोला जा रहा था कि जो वैल्यू होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, मतलब 3 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3। जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका माइनस साइन के साथ आएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू -3 था, तो ओरिजिनल वैल्यू में क्या हो गया माइनस लग गया, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके माइनस साइन के साथ आएगा हम लोग के पास। अब कोई आया अब बोल रहा है उसको, वो बोल रहा है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फिर से हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस साइन के साथ आएगा। तो हाँ, यदि हम लोग इवन टाइम्स मतलब 2 बार यदि हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आएगा एक, फिर एक माइनस साइन आएगा। जैसे कि फिर से एक बार हम लोग इंटरचेंज किए रहते हैं, फिर से इसी दोनों को इंटरचेंज किए या फिर इसी दोनों को इंटरचेंज किए या फिर इस दोनों को इंटरचेंज किए इस कॉलम को, या फिर किसी एक को इंटरचेंज किए, तो फिर क्या होगा फिर एक माइनस साइन के साथ आएगा। तो फिर एक माइनस साइन आएगा तो क्या होगा एक तरह से माइनस आएगा, और हम लोग का कितना था माइनस ऑफ -3 पहले से था, मतलब फिर से वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का -3 आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। मतलब यदि हम लोग 2 बार इंटरचेंज कर दिए कोई भी रो को, 2 रो को या फिर कॉलम को, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा ओरिजिनल का बराबर आ जाएगा। लेकिन एक बार इंटरचेंज करते हैं तो माइनस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू आएगा। कितना आएगा हम लोग का माइनस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू आएगा। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए 2 डिटर्मिनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब दोनों डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर का हो। जैसे यहाँ पे हम लोग इस 2 डिटर्मिनेंट को मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इस दोनों डिटर्मिनेंट को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है यदि, तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, और जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट मिलेगा वो भी इसी ऑर्डर का मिलेगा। वो भी कितना ऑर्डर का मिलेगा इसी ऑर्डर का मिलेगा। मतलब मान लेते हैं कि यदि m क्रॉस m ऑर्डर का यदि कोई डिटर्मिनेंट है हम लोग के पास, तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करना है दोनों डिटर्मिनेंट को, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा पहले सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा, और उसका जो रिजल्टिंग हम लोग को मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का मिलेगा हम लोग के पास। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ 2 डिटर्मिनेंट्स आर मल्टीप्लिकेटिव, इफ 2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेटिव कब होगा इफ both determinants are of same order and resulting will be of same order। जो रिजल्टिंग होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो 2 डिटर्मिनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई तभी बोल सकते हैं जब दोनों डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर का हो, और जो रिजल्टिंग मिलेगा वो भी हम लोग का उसी ऑर्डर का होना चाहिए। तो हम लोग जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल देखने से पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कितने तरीका से कर सकते हैं। तो हम लोग का 4 तरीका होता है, मतलब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का। कितना तरीका होता है हम लोग के पास 4 तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 4 तरीका में पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हम लोग के पास RR, दूसरा तरीका हम लोग के पास RC, तीसरा तरीका हम लोग के पास CR, और चौथा तरीका हम लोग के पास CC।
ये 4 तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये RR, RC, CR, CC क्या है। तो यदि हम इसमें देखते हैं कि RR, यहाँ पे RR कहने का मतलब R तो समझ गए होंगे समझने वाला कि R मतलब रो का बारे में बात हो रहा है, और C किसके बारे में बात हो रहा है, कॉलम के बारे में बात हो रहा है। तो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहला तरीका चूज करते हैं, तो RR तरीका से चूज करने का मतलब है कि पहला डिटर्मिनेंट का भी हम रो लिए हैं और दूसरा डिटर्मिनेंट का भी रो लिए हैं। मतलब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला डिटर्मिनेंट का रो लेंगे, फिर दूसरा डिटर्मिनेंट का भी रो लेंगे। RC कहने का मतलब है पहला डिटर्मिनेंट का रो लेंगे हम और दूसरे डिटर्मिनेंट का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे और उसके थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा कहने का मतलब पहला डिटर्मिनेंट का कॉलम और चौथा डिटर्मिनेंट का मतलब रो होगा। तो चौथा क्या बोलेगा कि कॉलम और कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहला डिटरमिनेंट का कॉलम लेंगे और दूसरे डिटरमिनेंट का क्या करेंगे हम लोग, कॉलम लेंगे। तो इस 4 तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीका से। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह मल्टीप्लाई होगा पहले। तो जैसे कि हम लोग मान लिए हम लोग के पास दिया हुआ 1 2 3 4 एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और दूसरा डिटरमिनेंट है हम लोग के पास 5 6 7 8, ये 2 डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है हम लोग के पास, इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो देखिए सबसे पहले हम इस डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 क्रॉस 2 है, ये भी कितना है 2 क्रॉस 2 है। तो इतना तो हम लोग को पता चल गया ना, जो रिजल्टिंग होगा वो भी कितना होगा 2 क्रॉस 2 का होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा। अब देखिए पहला हम लोग जो तरीका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो RR तरीका से कर रहे हैं, RR तरीका से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। RR तरीका से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले डिटरमिनेंट का भी रो लेंगे और दूसरे डिटरमिनेंट का भी क्या लेंगे, रो लेंगे। तो ये पहले डिटरमिनेंट का रो है हम लोग के पास, तो पहले इसका मल्टीप्लाई। तो यदि हम लोग देखें यहाँ पे पहले 2 क्रॉस 2 में, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होगा, A11, A12, A21 और A22 होगा। इसी 4 का वैल्यू निकालना हम लोग के पास। तो RR तरीका से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला का रो लिए तो 1 1 एलिमेंट चाहिए, तो मतलब इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका भी रो से, इसका रो से और इसका रो से। तो R और R होगी हम लोग के पास। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा हम लोग के पास, 1 1 आएगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हम लोग के पास 1 2 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 6 के साथ। तो 1 का पहले किसके साथ होगा, 5 का, और 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1 इंटू 5, 5 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, तो हो गया हम लोग का 17। तो मतलब A11 की जगह कितना लिख देंगे हम लोग, 17 लिख देंगे। अब इसके बाद A12 एलिमेंट है, मतलब हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी RR तरीका से कर रहे हैं। तो इसका रो और फिर इसी का रो, पहला और 2, A12 चाहिए था हम लोग को, तो पहला रो फिर इसका दूसरा रो से मल्टीप्लाई होगा 1 2। तो इसका मल्टीप्लाई किस तरह होगा, तो 1 2 है और कितना है हम लोग के पास 7 8 है, 1 2 और 7 8। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 1 इंटू 7, 7 प्लस 2 इंटू 8 16। तो 16 प्लस 7 कितना हो गया हम लोग के पास, 16 प्लस 7 हो गया 23। तो A12 की जगह हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब आता है A21। A21 कहने का मतलब है इसका रो लेंगे, पहले डिटरमिनेंट का रो लेंगे, वो भी कौन सा रो, दूसरा रो, और उसके बाद कौन सा रो लेंगे, पहला रो, 2 1 लिखा हुआ है। तो इसका लेंगे 3 4 और उसका कितना लेंगे, दूसरा रो हो गया और उसका पहला, तो पहला रो कितना है उसमें 5 6। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो कितना आ जाएगा हम लोग 3 5 जा 50 प्लस 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा 24। तो 24 प्लस 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 39। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 39। अब अगला A22, मतलब इसका भी सेकेंड रो और इसका भी सेकेंड रो। तो इसका भी सेकेंड रो और इसका भी सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 21 और 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 32, 21 प्लस 32 कितना हो गया 3 और 3 2 हो गया 5, कितना हो गया 53। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का वैल्यू। अब यदि देखते हैं हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा तो नहीं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब डाउट तो आ सकता है ना किसी को भी कि ऐसा तो हो सकता है ना कि मल्टीप्लाई किया और डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं तो कितना आएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 3
4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना हो गया हम लोग का यहाँ से -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना होगा 8 5 जा 40 माइनस 42, यहाँ से कितना आ गया हम लोग का, यहाँ से वैल्यू -2, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई वैल्यू निकाल के करते तो कितना आता -2 इंटू -2 कितना आता हम लोग का 4, मतलब यहाँ से भी हम लोग का वैल्यू कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17 इंटू 53, तो 17 इंटू 53 कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, 2 5 7 जा 35 और 2 37, और यहाँ पे हो गया 53, तो 1 यहाँ पे हो गया 0, यहाँ हो गया 9, कितना आ गया हम लोग का 901 माइनस कितना होगा 39 इंटू 23, 39 इंटू 23, तो हो गया यहाँ पे 7, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 8, देखिए 8 9 7, इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितना आया 4 ही आया ना। तो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ये था RR तरीका से। इसी तरह हम लोग RC तरीका से भी कर सकते हैं इसी को मल्टीप्लाई। RC तरीका से कहने का मतलब क्या होगा, देखिए RC तरीका से मल्टीप्लाई करने का मतलब सेम उसी तरह करना है, लेकिन सिर्फ क्या करना है, ठीक है 2 क्रॉस 2 RC तरीका से बोल रहा है। तो RC मतलब पहला का रो लेंगे, अब पहला का तो रो लेंगे हम लोग, लेकिन अब इस केस में क्या लेंगे कॉलम लेंगे हम लोग। इस रो में क्या लेंगे, मतलब इस डिटरमिनेंट में क्या लेंगे हम लोग कॉलम को लेंगे। तो 1 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 1 एलिमेंट चाहिए हम लोग को, पहले 1 1 चाहिए, तो 1 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 5 7 के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 प्लस 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ मतलब 1 2 चाहिए हम लोग को, तो A1 2 का इस 1 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 6 8 के साथ, A1 2 एलिमेंट चाहिए ना। तो 1 इंटू 6 हो गया 6 प्लस 2 इंटू 8 हो गया 16, तो 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा हम लोग का 22। उसके बाद अगला इसका रो और इसका कॉलम, तो 3 4 का मल्टीप्लाई 5 7 के साथ, तो 3 5 जा 15 और 4 7 जा 28, 28 प्लस 15, तो 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा हम लोग का 43, 28 प्लस 15 हो गया 43। अब इस 3 4 का फिर किसके साथ इस 6 8 के साथ, तो 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 18, 3 6 जा 18 और 4 का 8 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 32, और 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मतलब इस तरह हम लोग RC तरीका से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। RC से हो गया मल्टीप्लाई। अब इसी तरह हम लोग और किससे कर सकते हैं, हम लोग C और C तरीका से कर सकते हैं, और एक C और R तरीका से कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि जब CC लेंगे तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 है और यहाँ पे हम लोग 5 6 7 8 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसका कॉलम लेंगे और इसका भी कॉलम लेंगे, तो अब 1 1 एलिमेंट मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से। उसका क्या चाहिए हम लोग को 1 2 एलिमेंट, इसका 1 लेंगे और इसका क्या लेंगे फिर 2 लेंगे, तो A1 2 एलिमेंट मिल जाएगा। अब फिर क्या चाहिए हम लोग को A21, A21 मतलब इसका अब क्या करेंगे दूसरा कॉलम लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा A21, और A22 चाहिए फिर हम लोग को, तो मतलब इसका दूसरा कॉलम और इसका दूसरा कॉलम, तो A22 मिल जाएगा हम लोग को। तो मतलब इस तरह हम लोग CC तरीका से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और CR तरीका से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है हम लोग को, इसका कॉलम लेंगे, मतलब जब CR तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 है। तो जब CR तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब पहले डिटरमिनेंट का हम लोग क्या लेंगे कॉलम लेंगे, और इस डिटरमिनेंट का क्या लेंगे हम लोग रो लेंगे। तो जब 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 एलिमेंट मिल जाएगा, 1 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो A1 2 एलिमेंट मिल जाएगा। उसी तरह जब 2 सेकेंड कॉलम का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले रो के साथ, तो 2 1 मिल जाएगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोग 4 तरीका से डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका भी वैल्यू देखें हम लोग को, इसका भी वैल्यू जिस तरह हम लोग देखे थे कि पिछला केस में 4 आया था, तो इस केस में भी कितना आना चाहिए 4 ही आना चाहिए, क्योंकि इसी 2 डिटरमिनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग के पास 4 आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा हम लोग का 19 इंटू 50 950 हो जाएगा, माइनस 43 का मल्टीप्लाई किसके साथ 22 के साथ, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 86, यहाँ पे भी हो गया हम लोग का 86, 6 4 9 कितना हो गया हम लोग का 946,
देखिए यहाँ से वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास 4, यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा था हम लोग के पास 4। तो मतलब इस 4 तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन तरीका था मल्टीप्लाई करने का डिटरमिनेंट को? RR, RC, CR और CC, इस 4 तरीका से हम लोग डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अगले प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी हमको क्या बोलता है कि कोई भी डिटरमिनेंट का एडिशन करना है हम लोग को, एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट, 2 डिटरमिनेंट को ऐड किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 दिया हुआ है। तो क्या हुआ कि इसको ऐड करना था, तो कोई सिंपली ऐड यदि कर दे रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 और 5 तो कितना हो गया 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 और 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। तो इस तरह का वैल्यू हम लोग मतलब बोलते रहते हैं कि डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं करते हैं कभी डिटरमिनेंट में, कभी भी डायरेक्टली इस तरह का एडिशन नहीं होता है डिटरमिनेंट में। क्यों नहीं होता है आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, इसका वैल्यू 4 माइनस कितना होगा 6 मतलब -2, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से जाएगा 40 माइनस 42 कितना हो जाएगा -2, मतलब इस केस में वैल्यू कितना आएगा -2 और प्लस -2 कितना हो जाएगा -4। लेकिन इस केस में आप वैल्यू देख लीजिए कैलकुलेट करके तो कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 माइनस 80 कितना हो जाएगा -8, कितना हो गया हम लोग का -8। मतलब हम लोग डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके डिटरमिनेंट को ऐड नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आता है कि ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग के पास यदि कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है ऐड के सम में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का हर एलिमेंट को हम लोग यदि सम ऑफ 2 टर्म्स के रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसको 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है a + b c + d e + f g h i j k l। तो इस डिटरमिनेंट का ये जो रो है उसका हर एलिमेंट क्या है 2 नंबर के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यदि 2 नंबर के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी बोलता है कि ये 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में टूट जाएगा। यदि एक रो का हर एलिमेंट सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। देखिए यहां से अलग करेंगे हम लोग, जहां जहां प्लस लगा हुआ वहीं से अलग कर देंगे हम लोग। तो जी एच आई जे के एल में तो कोई चेंज नहीं है, तो दोनों डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां से होगा, यहां से होगा। तो इसमें ए, यहाँ पे हम लोग सी और यहाँ पे क्या लिखेंगे ई, और यहाँ से अलग होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का बी डी और एफ। इसी का जस्ट उल्टा देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, और ऐड होगा तो ये दोनों सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा a + b c + d और e + f हो जाएगा हम लोग के पास। अब बात आता है कि यहाँ पे ऐड करने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है डिटरमिनेंट के केस में कि कम से कम n-1 जो रो है या फिर n-1 कॉलम है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये दोनों यदि आइडेंटिकल, मतलब यहाँ पे जैसे उल्टा देखें हम लोग यहाँ पे कि इस दोनों को ऐड करना है, तो इस केस में मान लीजिए ऐसा रहता है ACE GHI, यहाँ पे JKL रहता, और यहाँ पे BDF, यहाँ पे कोई वैल्यू रहता JKL रहता, और यहाँ पे कोई वैल्यू रहता MNO, इस तरह का कुछ वैल्यू रहता। तो इस केस में हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते थे, इस केस में हम लोग ऐड नहीं कर सकते थे। कम से कम क्या होना चाहिए, 2 रो या फिर 2 कॉलम, मतलब इस केस में 3x3 के केस में, मतलब जनरल जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि n-1 रो या फिर n-1 कॉलम सेम होना चाहिए। ये हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं इसको, जैसा कि हम लोग शुरू में ही देख लिए थे, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बना के, नोट बना के लिख लेंगे कि 2 डिटरमिनेंट को तभी हम लोग एडिटिव बोलेंगे, मतलब उसको तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहला तो सेम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये तो सबको पता चल रहा है कि ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो नेसेसरी कंडीशन है कि गलती यहीं से होने का चांस रहता है, दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या हम लोग के पास कि एटलीस्ट कम से कम n-1 रो या फिर कॉलम क्या होना चाहिए,
आइडेंटिकल होना चाहिए, n-1 रो या फिर n-1 कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3x3 था, तो इस केस में क्या हुआ, ये और ये और ये और ये दोनों आइडेंटिकल था, तो हम इस दोनों डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, a प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस एफ। तो a प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस एफ बन गया हम लोग के पास। तो ये ध्यान रखना हम लोगों कि इस तरह का हम लोग मतलब कम से कम n-1 रो या फिर n-1 कॉलम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। मतलब जैसे हम लोग के पास दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 और दूसरा डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 5 6। तो देखिए इस केस में क्या है, ये रो और ये रो सेम है। हम लोग अभी क्या देखें कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, एटलीस्ट n-1 रो या फिर कॉलम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये रो और ये रो को देखिए सेम है, 1 2 है और 1 2 है। हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों डिटरमिनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो जो आइडेंटिकल है उसको उसी तरह यहाँ पे ऐड होगा 3 और 5 और 4 और 6। तो 3 और 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8 और 4 और 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 10। ये कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग इसको वैल्यू के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, तो वैल्यू के थ्रू चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का वैल्यू, 4 - 6, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा हम लोग के पास 6 - 10 मतलब -4। मतलब एक तरह से वैल्यू कितना आ रहा है इस दोनों को जोड़ने पे, -6। तो यहाँ पे भी -6 आना चाहिए। तो कितना आ गया हम लोग का 10 - 16 कितना आ गया, -6 आ गया। तो इस तरह हम लोग एडिशन करेंगे डिटरमिनेंट का। तो ये था एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। मतलब इसमें ध्यान क्या रखना हम लोगों कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कम से कम n-1 रो या फिर n-1 कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे भी देख लिए थे हम लोग। तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो मतलब हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर से अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के साथ, मतलब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।